नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ कर्नल रंजीत का लिखा उपन्यास खून के छींटे, जिसमें स्पाई यानी डिटेक्टिव मेजर बलवंत एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में लगे हुए हैं। सुनिए इसका चौथा एपिसोड। सोनिया मेजर बलवंत की कार में उसके साथ अगली सीट पर बैठी थी। वो मेजर को रास्ता दिखाती जा रही थी। 1 घंटे के बाद वो चैम्बूर की बस्ती में पहुंच गए और जब उसे बिल्डिंग के पास पहुंचे जिसके एक फ्लैट में एंग्लो इंडियन लड़की रहती थी, तो सोनिया ने मेजर के बाजू पर अपना हाथ रखकर उसे कार रोकने का इशारा किया। उस फ्लैट में हल्की सी रोशनी थी। मेजर ने उस फ्लैट के सामने के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। सोनिया उसके पीछे थी। कमरे के अंदर कदमों की चाप सुनाई दी और फिर चटखनी नीचे गिरने की आवाज सुनाई दी और किसी ने बहुत थोड़ा सा दरवाजा खोला। मेजर ने देखा कि उसके सामने एक जवान और सुंदर एंग्लो इंडियन लड़की खड़ी थी। उसने अंग्रेजी में पूछा, क्या मैं पूछ सकती हूं कि मुझे किससे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है? मैं एक पुलिस अफसर हूं, मेजर ने कहा और अपना आई कार्ड जेब से निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। एंग्लो इंडियन लड़की ने दरवाजे में खड़े खड़े ही वो कार्ड पढ़ा, लेकिन उसके चेहरे का भाव ऐसा ही रहा। क्या आपको यकीन है कि आप सही पते पर आए हैं? क्या आप मुझसे मिलने आए हैं? क्या आप मेरा नाम जानते हैं? मैं आपके नाम से तो परिचित नहीं, लेकिन सेठ सूरज नारायण शाहानी के नाम से जरूर परिचित हूं। वो ठीक तो है? उस लड़की ने घबरा कर पूछा। अभी तक तो ठीक है, मेजर ने कहा। कृपया अंदर तशरीफ ले आइए। एंग्लो इंडियन लड़की ने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया और मेजर और सोनिया उसके फ्लैट में चले गए। फ्लैट बड़े सलीके से सजाया गया था। एंग्लो इंडियन लड़की ने उन्हें बैठने का इशारा किया। कहिए, आप क्या पियेंगे? वाइन, विस्की या बियर? हम इनमें से कोई चीज नहीं पियेंगे। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। आप बस मेरे कुछ सवालों के जवाब देने की तकलीफ कीजिए। सेठ शाहानी से आपका क्या संबंध है? आपने बहुत ही सीधा सवाल कर दिया है और इसका तकाजा है कि इसका सीधा ही जवाब दिया जाए। मैं आपके सवाल के जवाब में पहले एक सवाल पूछने की अशिष्टता करती हूं। इस समाज में एक विधवा जो स्वतंत्र जीवन बिताना चाहती हो और अपने विधवापन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो, तो आखिर कौन सा रास्ता अपना सकती है? मेजर ने उत्तर दिया, वो अपना जीवन बिताने के लिए कोई भी अच्छा काम तलाश कर सकती है। अच्छा काम? अच्छे काम के लिए भारी कीमत देनी पड़ती है। मैं आपसे कोई पर्दा नहीं रखना चाहती। मैं सेठ शाहानी की रखैल हूं। एंग्लो इंडियन लड़की ने अपनी बात को और आगे बढ़ाया और बोली, मेरा नाम मिसेस वॉटसन है। मैं बेंगलुरु की रहने वाली हूं। जिस तरह एक शिकारी के तरकश में बहुत से तीर होते हैं, उसी तरह कुशल रखेल के दामन में बहुत सी रंगीनियां और दिल बहलाव की चीजें होती हैं, वरना वो ज्यादा देर तक किसी की रखेल बनी नहीं रह सकती। मैं सेठ शाहानी को जिंदगी भर खुश रख सकती हूं। सेठ साहब बहुत भावुक और संवेदनशील इंसान है। जरा से भी चिंतित या परेशान होते हैं तो दौड़े हुए मेरे पास चले आते हैं और उनको हर बार एक नया प्यार देती हूं। मेजर ने कहा, आपका इस संबंध के अतिरिक्त सेठ जी से और कोई संबंध तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैं जो चाहती हूं मुझे मिल जाता है और वे जो कुछ चाहते हैं उन्हें मिल जाता है। ये एक सीधा और बेदाग रिश्ता है। यही वजह है कि अभी तक टूटा नहीं है। मैं सेठ साहब से मिलने जा रही थी कि आप आ गए। मेजर ने पूछा, आप उनसे मिलने कहां जा रही हैं? मेंस पैराडाइज क्लब में। आपको बड़ी तकलीफ हुई, हमें माफ कीजिएगा। अब हमें इजाजत दीजिए, सेठ जी आपका इंतजार कर रहे होंगे। 3 घंटे के बाद वे उस कॉटेज के सामने पहुंच गए। वो कॉटेज अलग थलग बना हुआ था। उसके अंदर बहुत ही मध्यम रोशनी थी। एक गोरखा चौकीदार मेजर के पास आकर रुक गया और बोला, आप यहां कैसे आए हैं? हमें सेठ शाहानी ने भेजा है। हम थोड़ी देर तक यहां रहेंगे और फिर चले जाएंगे, मेजर ने कहा। उसका तीर निशाने पर बैठा। गोरखा चौकीदार टहलता हुआ कॉटेज के अंधेरे कोने में चला गया।
मेजर ने कॉटेज के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। एक बुढ़िया ने, जो सादा कपड़े पहने हुई थी, दरवाजा खोला। वो एक अजनबी नौजवान और एक अजनबी औरत को सामने पाकर हैरान रह गई। इतने में कॉटेज के अंदर एक औरत की चीखती हुई आवाज गूंज उठी, मुझे बर्बाद करके तुम जाओगे कहां? मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी। मैं महाकाली हूं। मेरे एक हाथ में खांडा और एक हाथ में खप्पर है। मेरे सैकड़ों हाथ हैं। मैं तुम्हारा सिर काटकर इस खप्पर में रख लूंगी और तुम्हारा खून पी जाऊंगी। बूढ़ी औरत पीछे हटकर इस आवाज को सुनने लगी और जब अंदर कुछ खामोशी हो गई तो उसने मेजर की ओर मुंह फेरते हुए कहा, जवानी दीवानी हो जाए तो फिर उसे कौन संभाल सकता है? इस पर दौड़ा पड़ा है, ऐसा मालूम होता है, जैसे गंगा चढ़ गई हो और गरज रही हो। आप कौन है? मैं डॉक्टर हूं, मुझे सेठ शाहानी ने यहां भेजा है। मेजर ने अवसर और परिस्थिति भांपते हुए कहा। आप डॉक्टर हैं? आपके पास कोई बैग तो है नहीं? और फिर जो डॉक्टर आते हैं वे सुबह को ही जाया करते हैं। मैं नया डॉक्टर हूं, मेजर ने कहा। हाँ, मैंने सेठ जी से आज ही कहा था कि जिस डॉक्टर को वो भेज रहे हैं उसकी दवा से कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन आपके साथ ये कौन है? बुढ़िया ने सोनिया की ओर इशारा किया। ये नर्स है। अच्छा, तो आइए आप भी उसे देख लीजिए। बेचारे 3 दिन से चीख चीख कर अपनी बीमारी को और बढ़ा रही है। मेजर और सोनिया कॉटेज के अंदर पहुंच चुके थे और एक कोने से फिर चीखती हुई आवाज उभरी, मुझे लूटकर अब चुपके से खिसक जाना चाहते हो? मैंने तुम्हारे चारों ओर लोहे के कांटेदार तारों का जाल बुन दिया है। तुम इससे निकल नहीं सकते। समय आने पर तुम्हें गड्ढे में आधा दफना दिया जाएगा। तुम पर शिकारी कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे। वे तुम्हारी एक एक बोटी नोच लेंगे। हा हा हा, तुम तड़पोगे और मेरा कलेजा ठंडा होगा। राम राम, बुढ़िया बोली। न जाने किसको यूं ही पानी पी पी कर कोसती रहती है। सेठ जी आते हैं, बहुत तसल्ली देते हैं, मगर कुछ मिनट चुप रहकर फिर शेरनी की तरह दहाड़ने लगती है। मैं तो तंग आ गई हूं। मैंने सेठ जी से कह दिया है, ये लौंडिया मेरे बश की नहीं, मुझे छुट्टी दो, किसी और को यहां ले आओ। वो तो शुक्र है कि इसे बड़े पलंग के पाए से बांध दिया गया है, वरना ये लौंडिया मुझे कच्चा चबा जाती। आइए डॉक्टर साहब, आइए। बूढ़ी औरत उनको एक कमरे में ले गई जिसमें एक बहुत बड़ा और भारी पलंग पड़ा था। उसके एक पाए से 20-22 साल की एक लड़की की दोनों टांगे लोहे की जंजीरों से बंधी हुई थी। उसकी शक्ल सूरत बता रही थी कि वो एक बंगाली लड़की है। उसके बदन के सांवले रंग में हल्का गुलाबीपन था जिसने उसके सौंदर्य में 4 चांद लगा दिए थे। अचानक मेजर की निगाह उसके पेट पर पड़ी जो उसकी सादी रेशमी साड़ी के नीचे से झलक रहा था। वो प्रेग्नेंट थी। वो सिर झुकाए बैठी थी और उसने अपनी बंधी हुई टांगें फैला रखी थी और पलंग के पाए से पीठ लगाकर बैठी थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें ऊपर उठाई। उसकी आंखें बहुत डरावनी थी। मेजर और सोनिया को देखकर उसका खिंचा हुआ चेहरा नर्म पड़ गया, लेकिन जब उसकी निगाह बुढ़िया पर पड़ी तो वो एक फुरफुरी सी लेकर उठ खड़ी हुई। तुमने मुझे कमजोर समझ रखा है। मैं कमजोर नहीं हूं। मैं अब भी तुम्हारा कीमा बना सकती हूं, मटर कीमा और उसमें हरी मिर्च। मैं तुम्हारा कीमा बनाकर खाऊंगी तो कितना मजा आएगा। मेजर ने एक अजीब बात देखी। देखने में तो वो लड़की पागल दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी बातें पागलों जैसी ऊटपटांग नहीं थी। शायद उसे कोई गहरा सदमा पहुंचा था और जिस वातावरण में उसे रखा गया था वो उसके सदमे को दूर करने के लिए ठीक नहीं था। मेजर को एक बहुत ही अच्छी बात सूझी। उसने बुढ़िया की ओर मुंह फेरकर कहा, इसका पागलपन बहुत बढ़ चुका है। इसे मुझे अपने अस्पताल में ले जाना होगा। अगर वहां जाकर ये ठीक हो जाए तो इसमें क्या बुराई है डॉक्टर साहब। इसे ले जाइए, मेरी जान मुसीबत से छूट जाएगी। हो सकता है ठीक हो जाए, बुढ़िया ने कहा। अगर सेठ जी आए तो उनसे कह देना कि डॉक्टर पाठक उसे अपने साथ ले गए। ये कहकर मेजर ने अपनी जेब से मास्टर चाबी निकाली और उस बंगाली लड़की के पैरों में पड़ी बेड़ियां खोल दी। बंगाली लड़की ने मेजर की ओर फिर मुलायम नजरों से देखा। अब
मेजर को विश्वास हो गया कि सचमुच उस पर किसी सदमे का असर है, क्योंकि अगर वो पागल होती तो इतनी शिष्टता नहीं दिखाती कि अपने मुक्तिदाता को मुलायम नजरों से देखती। मेजर ने उसे अपने साथ आने का इशारा किया तो वो पहले तो हिचकिचाई, लेकिन जब सोनिया ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया तो वह चुपके के साथ हो ली। ठीक उसी समय मेजर को एक ख्याल आया कि ये बंगाली लड़की कहीं अभिनय तो नहीं कर रही थी, खासतौर पर अपने छुटकारे के लिए। छुटकारा पाने के बाद कोई तूफान तो खड़ा नहीं कर देगी। फिर भी मेजर हर तरह का खतरा झेल लेने के लिए तैयार हो गया। कॉटेज से निकलते हुए बंगाली लड़की मुंह में कुछ कुछ बड़बड़ाती रही, दांत किटकिटाती रही, लेकिन अब वो जोर जोर से चीख नहीं रही थी। सोनिया ने उसकी कमर में हाथ डाल रखा था। मेजर ने उसे और सोनिया को कार की पिछली सीट पर बिठाया और कार का इंजन स्टार्ट करते हुए अपनी गुप्त भाषा में सोनिया से कहा कि वो सावधान रहे, ये लड़की कहीं दुश्मन की साजिश का हिस्सा ना हो। मेजर बलवंत बंगाली लड़की को अपने गुप्त भवन में ले गया। उसने अपने नौकर को हिदायत कर दी कि वो एक पल के लिए भी इस लड़की को नजरों से ओझल न होने दे। अगर कहीं काम से जाए तो इस लड़की के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके जाए। और इसके बाद जब वो दफ्तर पहुंचा तो रात के 11 बज चुके थे। मेजर बोला, सोनिया अब तुम जाओ, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। सोनिया चली गई। मेजर ने कपड़े बदले, तभी नौकरानी रात का खाना ले आई। मेजर ने अभी खाना शुरू ही किया था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। मेजर ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मेजर स्पीकिंग। दूसरी ओर से आवाज आई, विनोद दिस साइड। आपका अनुमान ठीक था। हालांकि सेठ जी की कार में ट्रांसमीटर नहीं था, लेकिन उसे फिट करने की जगह मौजूद थी, जिस तक 2-3 तार बैटरी से ले जाए गए हैं। मेरा विचार है कि जानबूझकर आज ही ट्रांसमीटर कार में से निकाल लिया गया है। सुबह के 8:30 बजे थे। सोनिया और मेजर सेठ सूरज नारायण शाहानी की बैठक में बैठे हुए सेठ जी के आने की राह देख रहे थे। मेजर ने अपना विजिटिंग कार्ड नौकर के हाथ अंदर भेज दिया था और नौकर पूरे 20 मिनट बाद जवाब लेकर लौटा था। जवाब का इंतजार करते हुए सोनिया ने मेजर से कहा, इतनी देर का आखिर मतलब क्या हो सकता है? मेजर ने जवाब दिया, सेठ जी हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं थे। शायद वे ऐसी चीजें हटा रहे हों जिन पर हमारी निगाह नहीं पड़नी चाहिए। 20 मिनट का इंतजार उनके लिए आश्चर्यजनक भी था और परेशान करने वाला भी था। सेठ जी अपने चेहरे पर व्यापारियों वाली मुस्कुराहट लिए ड्राइंग रूम में पहुंचे। नमस्कार नमस्कार, सेठ जी ने बड़े मजे हुए अंदाज में कहा और सोफे पर पालथी मारकर बैठ गए। उनकी नजर सोनिया पर जमी हुई थी। वो नजर क्या थी, एक तराजू थी जिस पर सोनिया को तौला जा रहा था। वो बहुत होशियार थे, सोनिया की ओर ज्यादा देर तक देखना नहीं चाहते थे। कुछ देर बाद उन्होंने मेजर से कहा, आप शायद चौधरी हरिवंश राय की हत्या के सिलसिले में यहां आए हैं? जी हाँ, और फ्रैंकलिन की हत्या के सिलसिले में भी। दोनों बड़ी दुखद घटनाएं हैं। चौधरी साहब बड़े नेक आदमी थे, उनका कोई दुश्मन नहीं था। और मेरी बेटी का शोफर फ्रैंकलिन, भला उसने किसी का क्या बिगाड़ा था कि उसे भी मार डाला जाए? अब मेजर ने यहां से हमला शुरू किया। फ्रैंकलिन आपकी बेटी का सिर्फ शोफर ही तो नहीं था। क्या मतलब? सेठ शाहानी ने कुछ नाराजगी से कहा। मैं कोई दोष नहीं लगा रहा, मेजर ने दृढ़ता से कहा। फ्रैंकलिन आपका बेटा और आपकी बेटी का भाई भी तो था। ऐसा लगा जैसे सेठ शाहानी पर बिजली गिर पड़ी। उसने तीखी नजरों से मेजर की ओर देखा और फिर बोले, अगर मैं ये मान भी लूं कि फ्रैंकलिन मेरा बेटा था, तब भी इससे क्या होता है? बाप अपने बेटे की हत्या नहीं करता। मेजर ने कहा, मैंने ये रहस्य इसलिए खोला कि आप जान जाएं कि झूठ बोलना आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। सेठ शाहानी निरुत्तर हो गए। वो घबरा गए थे और मेजर यही चाहता था कि वो घबरा जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे कातिल समझ रहे हो? मेजर ने कहा, अभी तक तो मैं आपको कुछ भी नहीं समझ रहा। इसका दारोमदार आपके सच बोलने पर है। मेजर ने अब बहुत अच्छी पोजीशन लेते हुए कहा, क्या आप चौधरी साहब की हत्या से 15 मिनट पहले उनसे मिले थे? नहीं, मैं, सेठ जी ने अकलाते हुए कहा, हाँ मैं उनसे मिला था। तो फिर आप अपने वकील से झूठा हलफनामा लिखवा कर क्यों लाए थे?
असल में मैं डर गया था, क्योंकि मुझे पता चला था कि चौधरी साहब से मेरी मुलाकात के थोड़ी देर बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। मैं ये नहीं चाहता था कि किसी को मालूम हो कि हत्या से कुछ देर पहले मैं ही उनसे मिला था। सेठ जी, आप रात पार्टी से 10:30 बजे चले गए थे, फिर आप दोबारा वहां कब पहुंचे और क्यों पहुंचे? मैं 11 बजे वहां पहुंचा। पार्टी में उनसे कोई बात नहीं हो सकती थी और मुझे उनसे एक जरूरी बात करनी थी। और वो जरूरी बात क्या थी? मैं उनसे कहना चाहता था कि जो उन्होंने रुपया मांगा है उसका इंतजाम नहीं हो सका। आप झूठ बोल रहे हैं। उनसे आपकी जो बातचीत हुई थी वो सारी की सारी कलमबंद की जा चुकी है। आपने उनसे कहा था कि चौधरी साहब, मैं तुम्हें खबरदार किए देता हूं कि उसकी हालत बहुत नाजुक है और वो बहुत बौखलाई हुई है। मैं सच कहता हूं कि अगर तुमने कोई इंतजाम नहीं किया तो तुम पर मुसीबत का ऐसा पहाड़ टूटेगा कि तुम सारी उम्र पछताओगे। मेजर के मुंह से अपनी उस रात की बात का एक एक शब्द सुनकर सेठ जी दंग रह गए। मेजर ने उनकी इस हैरत का लाभ उठाते हुए कहा, अगर आप चाहें तो मैं चौधरी साहब से आपकी बातचीत यूं ही जबानी सुना सकता हूं। देखिए, मैं एक बार फिर आपको ये चेतावनी देता हूं कि झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, आप घाटे में रहेंगे। बताइए, किस औरत की हालत नाजुक थी? एक बंगाली लड़की, सुधा बनर्जी की। मेजर बंगाली लड़की का नाम सुनकर चौंका, मगर उसने अपना आश्चर्य प्रकट नहीं होने दिया। उसकी नाजुक हालत का चौधरी साहब से क्या संबंध था? और वो बंगाली लड़की किस नाजुक हालत में थी? वो प्रेग्नेंट थी और उसे इस हालत में पहुंचाने के जिम्मेदार चौधरी साहब थे। मेजर अपने आश्चर्य को दबा नहीं सका। चौधरी साहब जिम्मेदार थे? जी हां, आप इसे बलात्कार का केस कह सकते हैं। एक लड़की जिसके हाथ पैर बांधकर उस पर अत्याचार किया गया। जिस दिन यह घटना हुई उसी दिन से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। चौधरी साहब डर के मारे उसका इलाज कराते रहे, लेकिन इस लड़की को गहरा सदमा पहुंचा था और उसे जब यह मालूम हुआ कि उसके पांव भारी हो गए हैं तो उस पर पागलपन के दौरे पड़ने लगे। चौधरी साहब ने राय दी कि वे डॉक्टर आर्देशर से गर्भपात करवा सकते हैं। डॉक्टर आर्देशर? जी हां, डॉक्टर आर्देशर। आप शायद जानते नहीं हैं कि डॉक्टर आर्देशर ने जब नर्सिंग होम खोला था तो चौधरी साहब ने ही माली मदद की थी। और शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि गर्भपात का धंधा ही डॉक्टर आर्देशर की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है। यह जानकर मेजर और अधिक हैरान हुआ। अब मेजर की हैरानी का फायदा सेठ जी ने उठाया और डॉक्टर आर्देशर की कहानी को लंबा करते हुए बोले, चौधरी साहब गर्भपात का केस डॉक्टर आर्देशर के यहां भिजवाते थे, डॉक्टर को काफी पैसा दिलवाते थे और खुद उस लड़की से हलफिया बयान लिखवा लेते थे और इस तरह वो लड़की उनके चंगुल में फंस जाती थी। फिर इस हलफिया बयान के आधार पर उस लड़की को ब्लैकमेल करते थे। मेजर का आश्चर्य बढ़ता ही जा रहा था। अचानक उसे ध्यान आया कि सेठ अपना पल्ला छुड़ाने के लिए उसे एक दूसरे रास्ते पर लगा रहे हैं। वो समय पर संभल गया। इन सूचनाओं के लिए शुक्रिया सेठ जी। आप सुधा बनर्जी की बात करिए। सुधा बनर्जी गर्भपात कराने के लिए तैयार नहीं हुई क्योंकि वो डरती थी। उसे मनाने में 2 और महीने बीत गए। उसका पेट बढ़ने लगा तो वो पागल हो गई। मैं चौधरी साहब का दोस्त था। मैं उसी से बात करने के लिए उस रात चौधरी साहब के पास गया था कि वो जल्दी से कोई प्रबंध करें। चौधरी साहब पिए हुए थे, जरूरत से ज्यादा पिए हुए थे। उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुझे धमकी देनी पड़ी। मेजर देख रहा था कि सेठ के बयान में कुछ सच्चाई जरूर थी, लेकिन उसमें एक गांठ साफ दिखाई दे रही थी। मेजर ने उस गांठ को अभी खोलना ठीक नहीं समझा। वो बोला, क्या फ्रैंकलिन को चौधरी साहब के बंगले के बाग में आपने पहरेदार बनाया था? सेठ ने आश्चर्य से कहा, क्या फ्रैंकलिन वहां पहरा दे रहा था? मुझे इसका पता नहीं। मेजर ने देखा कि सेठ जी के जवाब से एक गांठ और पड़ गई थी। जी हां, फ्रैंकलिन वहां कम से कम 3 घंटे तक पहरा दे रहा था। सेठ जी इस बात पर बहुत हैरान हुए। अब मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। ये मेरी असिस्टेंट सोनिया है। मेजर ने सोनिया की ओर इशारा करते हुए बताया
जिनको सेठ जी बड़े ध्यान से देख रहे हैं। आप इन्हें पहचान गए होंगे। आपका पीछा किया था इसने। आपने अपनी कार में लगे हुए ट्रांसमीटर से गुंडों को सूचना दी कि आपका पीछा किया जा रहा है। ये गुंडे इनको आपके क्लब में ले गए। उन्होंने इन्हें खूब तकलीफ पहुंचाई। मैंने इनका बदला लिया। आपके वो तीनों गुंडे कहीं ना कहीं जख्मी हालत में पड़े होंगे। उनकी मरहम पट्टी हो रही होगी। आपने ये गुंडे क्यों पाल रखे हैं? आपने अपनी कार में ट्रांसमीटर क्यों लगवा रखा है? आपके क्लब में क्या धंधा होता है सेठ जी? मेजर ने चालाकी और रौब के साथ कहा। सवाल काफी टेढ़े थे। सेठ जी कुछ सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं जानता था कि आप इतनी थोड़ी देर में मेरे बारे में इतनी बातें मालूम कर चुके हैं। सेठ ने कनखियों से सोनिया की ओर देखते हुए कहा, सबसे पहले तो मुझे सोनिया जी से माफी मांगनी है। मैंने अपने आदमियों से कहा था कि वो मुझे पीछा किए जाने से छुटकारा दिलाए। अब उन्होंने जो बदतमीजी इनके साथ की वो अपनी इच्छा से की। मैं समझता हूं कि उन्हें अपनी बेवकूफी का उचित दंड मिल गया। इसके बाद सेठ जी ने मेजर की ओर मुंह फेर कर कहा, मैं आपसे रत्ती भर झूठ नहीं बोलूंगा। दौलतमंद आदमी के सामने दोनों हाथों से धन बटोरने के सिवा और कोई मकसद नहीं होता। उसे अपना ये मकसद पूरा करने के लिए एक ही समय में कई तरह के कारोबार और धंधे करने पड़ते हैं, ताकि एक कारोबार में घाटा हो तो दूसरे कारोबार से पूरा कर लिया जाए। मेरी एक फैक्ट्री है और एक क्लब है। आजकल सारी दुनिया में झगड़े चल रहे हैं, लेकिन होटल और क्लब के धंधे में फायदा है। क्लब खोलने के लिए गुंडे पालना जरूरी है और उनकी बेहूदगी भी सहनी पड़ती है। मैं जानता हूं कि मेरे इस क्लब में अनैतिक काम भी किए जाते हैं। वहां जो लड़कियां काम करती हैं उन्हें कॉल गर्ल बना दिया गया है, यानी उनका सौदा फोन पर तय किया जाता है। मुझे मेरा मुनाफा मिल जाता है, इसलिए आंखें चुरानी पड़ती हैं। क्लब का कारोबार खतरे से भरा है। न जाने किस समय आपका गुंडा आपसे नाराज हो जाए और आप ही पर हमला कर दे। इसलिए मुझे अपनी मोटर में ट्रांसमीटर फिट करवाना पड़ा। सेठ जी ने सांस लेते हुए कहा, बस मेरी कहानी इतनी ही है। मैं हत्यारा नहीं हूं, मैं तो व्यापारी हूं। आपके इस बयान से मैं संतुष्ट तो जरूर हूं, लेकिन पूरी तरह नहीं। अब आपसे आखिरी सवाल पूछता हूं, क्या आप अपनी बेटी को सेठ चांदीराम कटारिया से शादी करने पर मजबूर कर रहे हैं? नहीं, मैंने केवल उसे राय दी थी। रक्षा एक धनी बाप की बेटी है और वो धन की शक्ति से परिचित है, लेकिन बेवकूफ भी है। सेठ चांदीराम कटारिया से शादी कर ले तो हमारे सभी पाप धुल जाते हैं। मेरे लिए क्लब जैसा खतरनाक व्यापार करने की जरूरत नहीं रहती। सेठ कटारिया ज्यादा से ज्यादा 6-7 बरस और जिएंगे। इसके बाद रक्षा बहुत सारी दौलत, बेशुमार दौलत की मालकिन बन जाएगी। इतनी दौलत पाने के बाद वो अपना हर अरमान पूरा कर सकती है, लेकिन इतनी सी बात उसकी समझ में नहीं आ रही है। क्या रक्षा ने सेठ कटारिया को साफ जवाब दे दिया? नहीं, अभी साफ जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन उसकी टालमटोल इनकार के बराबर ही है। सेठ ने विदा होते समय उठकर मेजर से बड़े तपाक से हाथ मिलाया और सोनिया को हाथ जोड़कर नमस्ते की। अशोक ने सोनिया के साथ मेजर को कार से उतरते देखा तो उसकी बाछें खिल गई। वो चौधरी साहब के बंगले की ऊपरी मंजिल पर खड़ा था। उसने दूर से हाथ हिलाकर मेजर और सोनिया का स्वागत किया। मेजर और सोनिया ऊपर पहुंचे तो अशोक ने बड़ी बेकरारी से कहा, एक छोटी सी घटना प्रकाश में आई है। वो कहां तक महत्वपूर्ण है इसका अनुमान आप ही लगा सकते हैं। कल यहां एक चोर आया था। चोर ऊपर आया? जी हां, चौधरी साहब के सामान को खंगाल रहा था। मेजर ने कहा, क्या कोई चीज भी चुराई गई? मैंने चौधरी साहब की बहन उर्मिल को बुलवाया था। उसने सारा सामान देखकर बताया कि कोई चीज चोरी नहीं गई। मेजर ने कहा, तो फिर चोर लेने क्या आया था? यही तो हैरानी की बात है, अशोक बोला। फिर उसने अपनी पतलून की जेब में हाथ डाला और मुट्ठी में कोई चीज लिए हुए बोला, जिस रात चोर आया था उसकी अगली सुबह मुझे उसके आने का पता चला था, क्योंकि जब से मैं यहां आया हूं सुबह सुबह पहला काम यह करता हूं कि चौधरी साहब के कमरे में जाता हूं। मैंने उनके तमाम ट्रंक खुले हुए देखे, जिनका काफी सामान बाहर पड़ा हुआ था। एक ट्रंक के पास मुझे ये पड़ा हुआ मिला।
अशोक ने मुट्ठी खोल दी। ये तो मोती है, मेजर ने उसकी हथेली की ओर देखते हुए कहा, और फिर उसने वो मोती उसकी हथेली पर से उठा लिया और उसे बड़े ध्यान से देखने लगा। ये तो सच्चा मोती है। ये कहकर मेजर ने मोती सोनिया की हथेली पर रख दिया। मेजर ने बड़ी हिफाजत के साथ वो मोती जेब में रख लिया। चौधरी हरिवंश राय के बंगले से निकलकर मेजर फिर किसी दूसरी दिशा में चल पड़ा। अब आप कहां जा रहे हैं? सोनिया ने पूछा। डॉक्टर आरदेशर और शोभा से मिलना जरूरी है। तुम्हें याद होगा कि मैंने सेठ सूरज नारायण शाहानी से क्या कहा था कि मैं उनके बयान से संतुष्ट हूं, लेकिन पूरी तरह नहीं। मेरा ख्याल है कि सेठ शाहानी और चौधरी साहब के बीच मिली भगत थी, वरना सेठ शाहानी को क्या पड़ी थी कि वो सुधा बैनर्जी को अपने कॉटेज में पलंग के पाए से बांधकर रखता और इतना बड़ा खतरा मोल लेता। मैं इस गुत्थी को सुलझाना चाहता हूं। और फिर कुछ सोचते हुए मेजर ने कहा, सोनिया, मैं तुमसे आज बहुत ही घृणित और नीच किस्म की एक्टिंग कराना चाहता हूं। किस किस्म की एक्टिंग कराना चाहते हैं आप? एक प्रेग्नेंट लड़की की। ये सुनते ही सोनिया शर्म से लाल हो गई। डॉक्टर आरदेशर मेजर और सोनिया से परिचित नहीं था। मेजर को केवल एक ही डर था कि जब डॉक्टर आरदेशर के नर्सिंग होम में पहुंचेंगे तो डॉक्टर के कमरे में शोभा की मौजूदगी सारा बना बनाया खेल बिगाड़ देगी। भाग्य ने मेजर का साथ दिया। शोभा बाहर लॉन में नहीं थी। उसने घुसते ही कार का इंजन बंद कर दिया था ताकि किसी को पता न चले कि डॉक्टर के पास कोई आया है। संयोग से डॉक्टर आरदेशर के नर्सिंग होम के सामने वाले हिस्से में दफ्तर थे। एक कमरे के बाहर दरवाजे पर पीतल की प्लेट लगी हुई थी जिस पर लिखा था डॉक्टर एम आरदेशर। दरवाजे के बाहर सफेद वर्दी पहने एक चपरासी स्टूल पर बैठा था। मेजर ने चपरासी को एक चिट लिख कर दी जिस पर कुंवर हिम्मत सिंह ऑफ प्रतापगढ़ लिखा और चिट अंदर भिजवा दी। फौरन ही उन दोनों को अंदर बुला लिया गया। डॉक्टर आरदेशर लंबे कद का पारसी था। वो मेजर और सोनिया को देखकर मुस्कुराया। उसने बड़ी शिष्टता के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए बोला, कहिए, क्या सेवा कर सकता हूं? डॉक्टर साहब, आपके पास तो सिर्फ जरूरतमंद ही आते हैं। आप शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन आपको मैं जानता हूं। चौधरी हरिवंश राय आपकी बड़ी तारीफ किया करते थे। उनसे कभी कभी मैंस पैराडाइज क्लब में भेंट हो जाती थी। ये क्या बात है, लेकिन मैंने आपको कभी वहां नहीं देखा। संयोग कह लीजिए। मैं उस क्लब का परमानेंट मेंबर हूं, लेकिन वहां बहुत कम जाता हूं। चौधरी साहब ने एक बार आपकी तारीफ करते हुए बताया था कि आप खतरा मोल लेकर भी जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं और मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। चौधरी के साहब एक भयानक दुर्घटना हो गई। 3 दिन हुए अखबार में उनकी मर्डर की खबर पड़ी तो पूछने पूछी दिल पे क्या गुजरी। ऐसी भी क्या बात है। चौधरी साहब का हवाला ही काफी है। आपको मेरी किस तरह की सहायता की जरूरत है, ये बात मैं अलग से करूंगा। तो आप मेरे साथ कंसल्टिंग रूम में चलिए, डॉक्टर ने कहा और पिछले हिस्से की तरफ बढ़ गया। मेजर भी उसके पीछे हो लिया। सोनिया अकेली बैठी रही। 5 मिनट के बाद वे दोनों वापस आ गए। दोनों के चेहरे प्रसन्नता से खिले हुए थे। डॉक्टर ने कहा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। वैसे ये काम मैं करता नहीं हूं, लेकिन दोस्तों के लिए दुनिया में क्या कुछ नहीं किया जाता। मेजर ने कहा, ठीक है, मैं कल 4 बजे इनको ले आऊंगा और 1000 रुपया नगद भी लेता आऊंगा। उसने डॉक्टर से हाथ मिलाया ही था कि उसी समय शोभा कमरे में आ गई। तो उसने मेजर और सोनिया को वहां देखा तो हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया, बोली, मेजर साहब आप यहां? मेजर साहब? डॉक्टर ने आश्चर्य से कहा, क्या मतलब? शोभा ने कहा, डॉक्टर साहब, क्या आप इतना भी नहीं जानते? ये मेजर बलवंत हैं, हमारे देश के मशहूर जासूस, और ये है मिस सोनिया, मेजर साहब के असिस्टेंट। डॉक्टर अपनी कुर्सी में धंस गया। उसकी चेतना जैसे खो गई थी। मेजर ने इस अवसर को बिल्कुल ठीक समझा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे यहां कुछ सवाल पूछने आया था। मेरा यहां आने का एक और भी मकसद था। आप जानते हैं कि मेरा वो उद्देश्य क्या है? मुझे दुख है कि मुझे एक्टिंग से काम लेना पड़ा।
इसके बाद मेजर ने सोनिया से कहा, तुम शोभा जी के साथ लॉन में जाओ, मैं 10 मिनट में आता हूं। सोनिया मेजर का मतलब समझ गई। वो शोभा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। डॉक्टर आरदेशर अब बहुत गुस्सा हो रहे थे कि मेजर ने उन्हें बहुत बड़ा गच्चा दिया था। डॉक्टर साहब, देखिए, मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं। मैं सच्चाई के आधार पर आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है और यह सच्चाई बहुत कड़वी है। गर्भपात कराना आपका मुख्य धंधा है और आप अपने इस धंधे से चौधरी साहब को ब्लैकमेल में मदद करते रहे। क्या मैं सच कह रहा हूं? डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। चुप रहकर आप खुद को मुसीबत में फंसा लेंगे। मेरे सवालों का आपको ठीक ठीक जवाब देना होगा। चौधरी साहब की हत्या की रात होने वाली पार्टी से आप कितने बजे वापस आए थे? 11:15 बजे, डॉक्टर ने उत्तर दिया। किसी बात पर आपकी चौधरी साहब से दुश्मनी तो नहीं हो गई थी? क्या आप मुझे चौधरी साहब का हत्यारा समझ रहे हैं? ऐसे मामलों में हमें हर एक आदमी पर शक करना पड़ता है। डॉक्टर ने कहा, चौधरी साहब से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। उन्होंने एक सच्चे दोस्त की तरह हमेशा मेरी मदद की थी। मेजर ने कहा, और नर्सिंग होम खोलने के लिए पैसे भी दिए थे? ये बात आपको किसने बताई? मेजर ने एक और चालाकी से काम लिया और बोला, सेठ सूरज नारायण शाहनी ने। अरे, उस मक्कार और धोखेबाज का नाम आप मेरे सामने मत लीजिए। वही तो चौधरी साहब की बर्बादी का कारण था। उसी ने चौधरी साहब को पतन के गड्ढे में उतारा कि बेचारे ब्लैकमेल करने पर मजबूर हो गए। चौधरी साहब दूसरों को ब्लैकमेल किया करते थे और यह साला शाहनी चौधरी साहब को ब्लैकमेल किया करता था। सेठ शाहनी चौधरी साहब की बर्बादी का कारण कैसे बना? मेजर ने पूछा। वो जो क्लब है मेंस पैराडाइज, उसमें चौधरी साहब ने आधी पूंजी लगाई थी। वे शाहनी के बराबर के हिस्सेदार थे, लेकिन शाहनी चालाक था। उसने चौधरी साहब को शराब और औरतों का चस्का लगा दिया और इस तरह हजारों रुपए हिसाबों में उनके नाम चढ़ाता रहा। और एक दिन उसने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि चौधरी साहब ने जो 1.5 लाख रुपया लगाया था वो उसके वसूल कर चुके हैं। शाहनी बड़ा मक्कार है। हर महीने खाते पर चौधरी साहब से दस्तखत ले लिया करता था। 10 के 100 लिखता था और इस तरह उसने 1.5 साल में चौधरी साहब के हिस्से का सफाया कर दिया और अकेला क्लब का मालिक बन बैठा। मैं चौधरी साहब को बहुत समझाया करता था कि वो गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। अब इतनी दूर जाकर मुड़ना मुश्किल था। कभी कभी तो बेचारे बिल्कुल मोहताज हो जाते थे। अंत में वो ब्लैकमेल पर उतारा है। मैं मजबूर था। मैं अपने एहसान करने वाले की हर तरह से मदद करने को तैयार था। अब आप मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दीजिए डॉक्टर साहब। क्या सेठ शाहनी के लिए ऐसा कोई कारण है जिसके आधार पर वो चौधरी साहब की हत्या कर सकते थे? मेजर ने पूछा। इस बारे में मैं सिर्फ इतना जानता हूं मेजर कि सेठ शाहनी को हत्या करने की क्या जरूरत थी। वो तो चौधरी साहब के लहू की आखिरी बूंद तक निचोड़ चुका था। उनकी जीते जी हत्या कर चुका था। मेजर ने लॉन में कुछ पलों के लिए शोभा से बातचीत की, अंजना की कुशलता पूछी। जब वो सोनिया के साथ वहां से चलने लगा तो मेजर ने शोभा से कहा, अब अगर आप चाहें तो वापस अपने घर जा सकती हैं। शोभा बहुत खुश हुई। रास्ते में सोनिया ने मेजर से पूछा, आपने अभी से शोभा को वापस घर जाने का आदेश क्यों दे दिया? क्योंकि मैं मंजिल से भटककर गलत रास्ते पर चल रहा था। उम्मीद थी कि उस रास्ते पर चलते हुए मंजिल करीब आ जाएगी। अब पता चला है कि न सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का रास्ता गलत है, बल्कि इस रास्ते पर एक दीवार भी खड़ी हुई है। मैं शोभा को इसलिए वापस घर भेज रहा हूं, शायद उसके घर वापस आ जाने से बात आगे बढ़े। शोभा को क्यों घर भेज रहे हैं मेजर, सुनेंगे अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 5 में। सुन रहे थे आप खून के छींटे, मेजर बलवंत सीरीज, उपन्यासकार कर्नल रंजीत। आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। चैनल है किस्सा कहानी, सब्सक्राइब करके हमारे हौसले को बढ़ाइए। नमस्कार।